हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। इस क्रम में आपके सिलेबस के पेपर फर्स्ट में यूनिट सेकंड में केवल 4 सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ संबंध बताया गया है। वो है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विधि और राजनीति विज्ञान के साथ लोक प्रशासन का संबंध। तो सबसे पहले हम इन संबंध से पढ़ने से पहले आप ध्यान देना कि ये इस सिलेबस का सबसे इजी टॉपिक है, और इसको अगर आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और अपनी भाषा में इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र के साथ संबंध। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स, रिलेशन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स। तो इसके अंतर्गत आज हम समझ सकते हैं कि भी लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, यानी कि अर्थ और प्रशासन में क्या संबंध है। तो आजकल लोक प्रशासन पर आर्थिक समस्याओं का प्रभुत्व है। ऐसा हमेशा से नहीं रहा था। 18वीं शताब्दी तथा 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जब राज्य अहस्तक्षेपवाद की नीति का अनुसरण करता था तो राज्य का मुख्य तौर पर प्रतिरक्षा, पुलिस तथा न्याय प्रबंध तक ही सीमित कार्य करने पड़ते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अनेक समस्याओं ने राज्य को यह विवश किया कि वह श्रमिकों के काम का समय और स्थिति को नियंत्रित करे, उनकी सुरक्षा हेतु आर्थिक और औद्योगिक मामलों में हस्तक्षेप करे। आर्थिक राष्ट्रवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण राज्य के लिए यह जरूरी हो गया कि वह अपने घरेलू उद्योगों को सुरक्षित रखे और विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहित करे। इसके पश्चात सामाजिक न्याय हेतु राज्य ने व्यवस्था का अनुभव किया कि वह व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सीधे अपने प्रभाव को स्पष्ट करें, नए उपक्रमों को आरंभ करें तथा उनका प्रबंध करें। इस दिशा में प्रगति किसी देश में कम हुई है और किसी देश में बहुत ज़्यादा। लेकिन समय की प्रवृत्ति यही है कि राज्य आर्थिक विषयों में अधिक से अधिक हस्तक्षेप करे। कर लगाना और अन्य वित्तीय प्रबंधन का स्वाभाविक रूप आर्थिक ही होता है। यानी कर लगाना और वित्तीय मैनेजमेंट ये क्या है, आर्थिक गतिविधियां ही मानी जाती हैं। अतः आज प्रशासक को आर्थिक समस्याओं की समझ होना बहुत जरूरी है। प्रत्येक प्रशासनिक नीति का मूल्यांकन उसके आर्थिक परिणामों की दृष्टि से करना पड़ता है। अधिकतर दबाव समूह तथा प्रभाव अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ही प्रशासन को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और शक्ति की रक्षा करना प्रशासन का पहला कर्तव्य माना जाता है। इसके लिए यह जरूरी है कि विपरीत व्यापारिक परिस्थितियां और आर्थिक मंदी का वह डटकर मुकाबला करे, बेरोजगारी के लिए काम पैदा करे, यथासंभव अनुकूल व्यापारिक संतुलन बनाए रखें और राष्ट्र की स्थिरता और वित्तीय साख को बनाए रखें। इसके लिए अपनी पूरी शक्ति से उसे प्रशासन को काम करना चाहिए। प्रत्येक योजना की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए साधनों की खोज करनी होती है, नए नए संसाधनों का पता लगाना होता है। जो प्रशासन अपनी वित्तीय समस्याओं को संतोषजनक रीति से हल करने में विफल रहता है उसकी साख ही समाप्त हो जाती है। नई नई आर्थिक घटनाएं प्रशासन की मशीनरी तथा कार्यरीतियों को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। राज्य के द्वारा व्यापारिक क्षेत्र व संस्थाओं में अपनी भूमिका निभाने के कारण अनेक प्रकार के संगठनों को निर्माण किया है, जिसमें से एक प्रमुख है सरकारी निगम। सामाजिक हित में और विशेषता समाज के अभावग्रस्त वर्गों के हित में नागरिकों की संपत्ति और क्रियाओं पर राज्य द्वारा नियंत्रित करने के प्रयत्नों से न्यायशास्त्र तथा न्यायालय की एक नई शाखा का विकास हुआ है, जिनको प्रशासनिक विधि तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी कहते हैं। युद्ध की स्थिति में आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप राशनिंग तथा नियंत्रण जैसी कई तकनीकें बन गई है। राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक विषय में उत्तरोत्तर अधिक व्यस्त होने के कारण आर्थिक तथा औद्योगिक लोक सेवा का विकास
सामने आया है। वह लोक सेवा जो भर्ती, पदोन्नति, कार्यकाल तथा उत्तरदायित्व की कार्यरीतियों में परंपरागत लोक सेवा से भिन्न होगी। वास्तव में ब्रिटेन में जिन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है उनमें ऐसी लोक सेवा की स्थापना भी हो चुकी है। सरकारी कार्य में व्यापारिक कार्यरीतियों को अपनाने की मांग की जा रही है और इस दिशा में कई अनुभव भी किए जा चुके हैं। इस प्रकार आर्थिक प्रभाव तथा प्रयोजन लोक प्रशासन को कई ढंग से प्रभावित करता है, जिसको आज के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ज्ञान के बिना अच्छी समझा नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। प्रशासन को आजकल अनेक आर्थिक गतिविधियों का संपादन करना पड़ता है और बिना अर्थ के प्रशासन को भी संचालन करना कठिन होता है। तो इस कारण से ये कुछ बातें हैं जो प्रशासन और अर्थशास्त्र में घनिष्ठता या परस्पर आश्रितता को बताती हैं। दूसरा है लोक प्रशासन और समाजशास्त्र में संबंध। तो समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है। एक समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है। समाज में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के समूह तथा जिस प्रकार से वे मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों तथा क्रियाओं को प्रभावित करते हैं उसका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। प्रशासन एक प्रकार की सरकारी उपक्रम है। प्रशासन क्या एक सरकारी उपक्रम है जिसमें साधारणतया बड़ी संख्या में व्यक्ति इकट्ठे होते हैं और कार्य करते हैं। किसी भी संगठन में कार्य कर रहे कार्मिकों को एक सामाजिक समूह समझा जा सकता है। सभी कार्मिक के बड़े समूह के अंतर्गत कई छोटे समूह भी अस्तित्व में रहते हैं जो एक ही शाखा तथा इकाई में काम करने, समान स्थिति, व्यक्तिगत सहानुभूति तथा विरोध आदि के आधार पर बन जाते हैं। इन समूह तथा उप समूहों की अपनी अपनी निष्ठा या वफादारी होती है। अपने अपने दृष्टिकोण तथा लोकाचार होते हैं जो संगठन के औपचारिक प्रबंधों को कई प्रकार के फेर व मोड़ देते रहते हैं और इनके कार्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह समूह कैसे बनते हैं, कैसे कार्य करते हैं और अपने सदस्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, इन सब की जानकारी प्रशासन के कई तथ्यों पर रोशनी डालती हैं जो अन्यथा समझ से परे रहते हैं। चूँकि यह ज्ञान हमें समाजशास्त्र से प्राप्त होता है इसलिए लोक प्रशासन के लिए इस शास्त्र का महत्व अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो संगठन में भी एक प्रशासनिक संगठन भी एक सामाजिक समूह की भांति कार्य करता है। तो इस प्रशासनिक समूह की जो समस्या होती है वह समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ही उनको सुलझाया जा सकता है। अगला है प्रशासन और विधि में संबंध। लोक प्रशासन किसी भी देश की विधि के दायरे में रहकर ही कार्य करता है। विधि के विपरीत कोई भी कार्य करने का यत्न लोक प्रशासन कभी नहीं करता है, भले ही वह अन्य कारणों से कितना ही उपयुक्त व वांछनीय क्यों न हो। ये जरूरी है कि लोक प्रशासन विधि के दायरे में रहकर ही कार्य करे। केवल इतना ही नहीं, वह किसी विधि का उल्लंघन भी नहीं करे। उसे वह कार्य तभी करना चाहिए जब विधि या कानून उसे ऐसा करने की अनुमति दे। हम पहले ही जानते हैं कि ये लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के एक मुख्य भेद है, वह है विधि का शासन। लोक प्रशासन कभी भी अपनी वैधानिक सत्ता से आगे बढ़कर कार्य नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो वह कार्य न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जा सकते हैं, जबकि निजी प्रशासन में विधि से हटकर भी या कानून से हटकर भी कार्य किए जा सकते हैं। निजी प्रशासन में अधिकतर कानूनों में सार्वजनिक नीति की अभिव्यक्ति होती हैं। वे निश्चित करते हैं कि प्रशासन क्या करेगा। इस दृष्टि से जैसा कि वुड्रो विल्सन ने कहा है कि लोक प्रशासन सार्वजनिक विधि का व्यवस्थित तथा विस्तृत रूप से क्रियान्वित करना ही है। इन दोनों में इतना निकट संबंध होने के कारण ही यूरोपीय महाद्वीप के देशों में लोक प्रशासन का अध्ययन विधि की शाखा के रूप में किया जाता है। यानी यूरोपीय देशों में लोक प्रशासन को लॉ के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। प्रशासन विधि निर्माण के का कार्य भी करता है। विधि निर्माण के अधिकतर प्रस्ताव वास्तव में विभिन्न प्रशासनिक विभागों में ही शुरू किए जाते हैं और उनके प्रथम मसौदे भी
प्रशासनिक विभागों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। वर्तमान समय में प्रशासनिक अधिकारी तथा विभाग स्वयं नियमों और अंतर नियमों के रूप में बहुत सारी अधीनस्थ विधि बनाते हैं, जिसे अधीनस्थ विधायन कहते हैं, ताकि विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों में ब्यूरो की पूर्ति की जा सके। इसको हस्तांतरित या कार्यकारी विधि निर्माण भी कहते हैं। विधि प्रशासन के उत्तरदायित्व को लागू करने वाला महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विधि को धाराओं के अधीन ही प्रशासन के अनधिकृत कार्यों तथा ज्यादतियों को न्यायालय के द्वारा सुधारा जाता है। यानी कि प्रशासन द्वारा विधि के विरुद्ध किए गए कार्यों को न्यायालय में गलत ठहराया जा सकता है। विधि प्रशासन को नागरिकों की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप करने से रोकती है। यानी कि विधि है ना, कानून प्रशासन को नागरिकों के खिलाफ जो भी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, उसे कानून द्वारा प्रशासन पर रोक लगाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य है कि प्रशासन की मनमानी को रोकने का कार्य कौन करता है? कानून करता है। लेकिन प्रशासन केवल विधि का विषय ही नहीं है। विधि के दायरे के अंतर्गत प्रशासक को कुछ स्वेच्छापूर्ण निर्णय का अधिकार भी देना पड़ता है, ताकि वह स्थिति को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुकूल अपना कार्य पूरा कर सकें। यानी कि परिस्थितियों के अनुसार प्रशासन को कुछ विधि के दायरे में रहकर भी स्वेच्छापूर्ण निर्णय लेने होते हैं, ताकि वह कार्य को सुचारुपूर्ण ढंग से कर सकें। इस निर्णय के क्षेत्र में ही प्रशासन को की कला तथा दूरदर्शिता को प्रकट होने का अवसर मिलता है। तो ये है प्रशासन और विधि में कुछ महत्वपूर्ण संबंध। इसके अलावा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान के मध्य संबंध अलग टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।